अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनफैक्ट में खुश आमदीद। अब्दुल मजीद साजिद के साथ मैं हूँ आमना ताहिर। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र, अस्सलाम वालेकुम। सर 27वीं तरमीम जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर हो गई है। क्या समझते हैं आपके जो आम आदमी है इसकी ज़िंदगी के ऊपर किस तरह असरअंदाज होगी ये 27वीं तरमीम? वो कोई आम आवाम के मसाइल के लिए तो नहीं घड़ी गई है या लाई गई है। वो तो कोई और कानूनी मसाइल हैं या इंतज़ामी मसाइल हैं, उनके लिए तरमीम आई हैं। 26वीं भी हो या 27वीं भी अब जो आई है, अगर अवाम के मसाइल के लिए नहीं आई तो फिर क्या ज़रूरत? और 28वीं भी जो मुतवक्को है फैसल वाडा के बकौल, तो ये इसमें अवाम की तो कोई ऐसी बात नहीं, सिवाय इसके कि जी एक आईनी अदालत कायम हो जाए। और वो इसलिए हो जाए कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट्स में आइन से मुतालिक जो है वो। प्रोग्राम की गेस्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद रजा कसूरी साहब, सीनियर कानूनदान है। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर वक्त देने का। सर आप क्या समझते हैं कि 27वीं तरमीम से अदलिया की जो आज़ादी है वो किस हद तक मुतासिर हो सकती है? देखिए, ये इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तश्कील का अपना ख्याल जाहिर किया इस अमेंडमेंट के अंदर जी। तो चीज यह है कि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है गरीब मुल्क है, कर्जों में दबा हुआ है। बजाय ऑस्टेरिटी ड्राइव करें, कुछ चीजें खर्चे कम करें, आपने एक अदालत ला के और खड़ी कर दी है। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कितने होते हैं? कोई साल में 2-4 होते हैं, उसी उनके लिए आपने पूरी कोर्ट आके खड़ी कर दी है। तो एक्चुअली इसमें जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है शरीयत बेंच के, जब शरीयत के मैटर आते थे तो दो उन्होंने जज रखे होते, अपना उलमाए दीन, उनको जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटस दिया होता, और एक फॉर्मल जज जो कि नॉर्मल जज जो था। तो 3 की बेंच होती थी, वो जो मामलात फिका के और इस्लाम के होते थे उनको वो डील करती थी। इसी तरह आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना रहे थे। असल में बात यह है कि हर एक कोर्ट के अंदर कुछ जजेस होते हैं जो कि वेरियस एरिया में एक एक्सपर्टीज रखते हैं। कई होते हैं क्रिमिनल साइड के बड़े अच्छे जजेस होते हैं, कई सिविल साइड के, कोई अपना जो है अपना कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ा अच्छा इनकम टैक्स, कस्टम, इन चीजों को समझते हैं। इसी तरह ही कुछ जजेस होते हैं जो कि जिनकी सारी जज बनने से पहले प्रैक्टिस ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन होती है, एंड दे अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स लाइक ए पाम ऑफ देयर हैंड। तो ऐसे जजेस आप लेके आए और उसी एक कोर्ट रखें, एक तमाशा बना दिया, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दिया, एक दूसरी कोड बना दिया। तो ये सारा एक तमाशा है। देखें, बात यह कि अहमद रजा कसूरी साहब, फिर इस आईनी जो अदालत के बनाने का फिर मकसद क्या है इनकी नजर में? ये क्या करना चाहेंगे? आप क्या कहते हैं? मतलब ये है कि जी कि जो इनके आईनी मामला जिसमें के हुकूमत जो है किसी तरह भी इसमें इंटरेस्टेड होगी, वो मामला आईनी अदालत में ले जाएंगे। तो उसमें जो है अपना जो इस वक्त तबसरा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स के दरमियान, जो मैं बाहर में जाता हूँ, वो यही है कि वो पूरी मर्जी के ले आएंगे जजेस उसी, और वो वहाँ जब भी कभी हुकूमत को कोई आईनी तरमीम या आईनी मामले का कोई मकसद सामने आया तो मामला, तो वो उससे बड़ी आसानी से फैसले करा लेंगे। ये नॉर्मली ये तबसरा चल रहा है बाहर के अंदर। अच्छा, ये तो चल रहा है, फिर तो डिक्टेटरशिप ही हुई ना। इस तरीके से अगर होगा तो फिर जमहूरियत में और आमरीत में तो कोई फर्क ना हुआ। देखिए, बात यह है कि एक तो आपने तमाशा बना दिया है। देखें, जो आइन जब था तो मैं सिंस आई एम द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, मैं उस वक्त सबसे छोटी उम्र का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर था। तो बिकॉज ऑफ माय लीगल बैकग्राउंड आई प्लेड ए वेरी मेजर रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 27 तरमीम हो गए हैं,
तो मैंने इसके लिए अल्फाज ढूंढा है, इसे म्यूटिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जिसकी तोड़ फोड़ हो चुकी हुई है। तो चीज ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो पार्टीज के को सामने रख के या अशखास को सामने रख के या किसी एक नस्ल को सामने रख के नहीं बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है कि जो सदियों रहता है। देखें कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आज से 236 साल पहले 1789 में बना और अभी तक उसमें 21 या 22 तरमीमें हैं। आपके आइन को भी 50 साल हुए हैं, तो 27वीं चल रही, सुने 28वीं लेके आ रहे हैं। तो वो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी तो बिल्कुल उसका तो हुरिया बिगाड़ दिया उन्होंने जी। अच्छा, ये एक आइन की एक शिक्के है 243, ये क्या थी जिसमें तरमीम की जा रही है? जो सुप्रीम कमांडर सदर होते हैं और उसमें तरमीम होगी। वो ये है जी कि उसमें है कि चीफ ऑफ डिफेंस जो है स्टाफ की एक पोस्ट रख रहे हैं, क्योंकि जो मॉडर्न आर्मी है वो एक उसका जो होता है बड़ा जॉइंट एक अटैक होता है। अब ये नहीं है कि जो फौज है वो सिर्फ सरहदों पर या सरहद पार करके, और एयरफोर्स एयर की और नेवी की। अब एक कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट होता है कि एक जो है यू नीड टू हैव अ डिफेंस पर्सन जो कि तीनों सोर्सेस को कोऑर्डिनेट करके अटैक करे, क्योंकि मॉडर्न जो वॉरफेयर है इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वॉरफेयर जो आज से 20-22 साल पहले होता था। तो इसलिए देखे ना कि अभी जो मई में जो जंग हुई तो उसमें एयरफोर्स का बड़ा रोल था, क्योंकि एयरफोर्स ने टारगेट लिया और उनके तमाम इम्पोर्टेंट जो हवाई अड्डे थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और उनके जहाज जो थे वो उड़ने लगे तो उनके रडार ने पिकअप करके डिस्टेंस से ही उनको उड़ा दिया। तो अब वॉर है डिस्टेंस वॉर, दूर से। उसमें जब तक तीनों फोर्सेस का एक कमांडर नहीं होगा जो कि प्लान करेगा वॉर स्ट्रेटजी, तो अलग-अलग जो है वो फौजें नहीं लड़ सकती। लिहाजा उन्होंने एक चीफ ऑफ डिफेंस का औहदा क्रिएट किया है जो कि कोऑर्डिनेट करेगा तीनों सोर्सेस को। तो सर बड़ी फौज के ही सरबराह को औहदा देने की तजवीज क्यों दी गई है? जी, बड़ी फौज के जो सरबराह हैं उनको ही औहदा देने की तजवीज क्यों दी गई है? वो क्योंकि पाकिस्तान में जो है बड़ी फौज सबसे बड़ी फौज है, वो कोई 6 लाख के लगभग है। तो बाकी जो अफवाज हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए बड़ी फौज जो है उसी का जो होगा बंदा होगा वो चीफ ऑफ डिफेंस होगा। बाकी जो है वो अगर यहाँ अपना जो है फील्ड मार्शल है तो वहाँ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एंड मार्शल ऑफ द फ्लीट के औहदे रख दिए गए हैं कि अगर कोई इस लायक होगा अपग्रेड करने का तो उनके भी 5 स्टार जनरल बन सकेंगे। अच्छा कसूरी साहब, एक सवाल और है। सदर को ताहियात इस्तिस्ना भी दिया जा रहा है, अब ये इसको किस नज़र से आप देखते हैं कि ये कोई मुनासिब है ये बात? ये तो देखिए जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था उसमें सिर्फ था कि जो सदर जो था अपने टेन्योर में जब तक कि वो अपना सदर है उसमें उस वक्त तक उसको कोई अदालत समन नहीं कर सकती थी और उसको इस्तिस्ना दिया हुआ था। अब इन्होंने उसकी रिटायरमेंट के बाद भी दे दिया है, तो वो इनके ज़हन में है कि जो लोग आएंगे वो लूटमार करेंगे, तो लूटमार करेंगे अपने ओहदे के जोर पर, तो उनको इस्तिस्ना मांग रहे हैं कि वो कि उनके जाने के बाद ये ना हो कि उनके पीछे हथकड़ियां लेके पुलिस लगी हो। नहीं, ये जरदारी साहब को मद्देनजर रख के बनाया जा रहा है या कोई मजमूई जरूरत थी? जरदारी सारे ये तो सारा मामला जो है ना ये अब चंद महीनों का रह गया है, यहाँ कुछ और ही होने वाला है। कुछ बताएं, कोई खबर ऐसी है तो? सिस्टम है कोलैप्स्ड, सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के अवाम की प्रॉब्लम को जवाब नहीं दे रहा, वो महंगाई का जवाब नहीं दे रहा, वो जॉबलेस सोसाइटी का जवाब नहीं दे रहा, वो जो मुल्क और माशरे के अंदर जो इंसाफ के तकाजे हैं उनका जवाब नहीं दे रहा। सिस्टम हैज टोटली कोलैप्स्ड।
टोटली क्लैप्स थी। नहीं, एक तो कोलैप्स हो गया ना, ये तो जो सिस्टम हो गया। इस वक्त आप बात कर रहे हैं कि लपेटा जाएगा। दे आर नॉट द आंसर ऑफ दिस कंट्री। इनको तो जो है नेक्स्ट जो चेंज आ रही है वो तो आपको ऑर्डर बनने करेगा, कोई मुल्क से बाहर नहीं भागेगा आपकी दीदी जी। इस मुल्क में लोग अमीर हैं। आप सड़कों पर गाड़ियां देखें, हर चौथी कार जो है 3 करोड़ से कम की है, 4 करोड़ से कम की नहीं है। लोग अमीर हैं, गवर्नमेंट गरीब है। क्योंकि गवर्नमेंट गरीब इसलिए है कि वो सारा पैसे खा पी के जो है डकार मार के उन्होंने मुल्क से बाहर पैसे भेज दिए हैं। और मुल्क से बाहर पैसे भेजना ऐसे ही है कि अगर कैसे पहलवान के जिस्म में से 6 बोतलें निकाल दें तो वो पहलवान मर जाएगा। और इसी तरह किसी रियासत से उसका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले जाए तो वो रियासत जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगी। आज आप $3 अरब के लिए अपना IMF की सामने लकीरें काट रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं कि आपने ये करना है, ये टैक्स लगाना है, ये नहीं लगाना, ये कोई काम करना है। ये तो आपकी सॉवरेनिटी रह गई है। यहाँ कोई 100 का बंदा ऐसा है इस मुल्क के अंदर जो कि 8-8, 10-10 अरब का मालिक बना हुआ है। तो पैसे कहाँ से कमाए हैं? यहीं से कमाए हैं। इनको पकड़ें, कोई पॉलिटिशियन पकड़ें, कोई अपना बिग बिजनेस के लोग पकड़ें, कोई ब्यूरोक्रेट्स करें। यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबाव, जिनके ऊपर ठेके हैं फॉरेन, वो भी अरबपति हैं तो यहाँ आपको चाइना की तरह कुछ हाथ डालना पड़ेगा। जब तक कोई 15-20 हजार बंदों को आप फांसी नहीं लगाएंगे ये मुल्क नहीं चलेगा। अच्छा, ये जब इस तरह के इस्तिस्ना मिल जाएंगे कसूरी साहब, आपने देखे ना आइन साजी में भी हिस्सा लिया, तो अभी तो ये तो मजाक ही लग रहा है। फिर एक आइन का आर्टिकल 6 है जो ताहियात जिसको इस्तिस्ना है हासिल है, उस पर तो कोई उस तरह की भी कोई वो हरकत अगर कर गुजरे खुदा न खास्ता तो फिर वो भी नहीं उस पर लागू हो सकेगा। जी अपना ऐसा ही है। आप बिल्कुल इसका आपने तो अपने सवाल का जवाब अपने सवाल के अंदर ही दे दिया है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वही ना, ये तो फिर देखें, फिर तो वकार सेठ साहब का फैसला, मुशर्रफ साहब के बारे में आप चूंकि साथ भी रहे हैं तो मैंने तो उनका केस लड़ा जी, बड़ा इफेक्टिवली लड़ा। जब सारे उनके साथी भाग गए, चौधरी गुजरात भाग गया, शीदा टली भाग गया, जाबिर हक भाग गया, मुशाहिद हुसैन भाग गया। मैं तो ना उसका कोई सेनेटर था, ना MNA था, ना एडवाइजर था। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मैं साथ खड़ा हो गया कि मैं बेसिकली आई एम ए फ्रेंड ऑफ अंडरडॉग्स। जो बंदे गिर जाए ना उनके साथ मैं खड़ा हो जाता हूँ। मैं तगड़े आदमी के साथ नहीं खड़ा होता। ये मेरी जिबिल्लत है बचपन से। सही है। बहुत शुक्रिया अहमद रजा कसूरी साहब आपके वक्त। सही साहब, आप क्या समझते हैं कि जजेस के जो ये सियासी फैसले किए जा रहे हैं, क्या इस वजह से हुकूमत मजबूर हो गई है अदालती तरमीम करने पर? अब देखें, एक इशू तो है हुकूमत को और वो इशू है PTI से। अच्छा। और PTI की जो भी एक सोच है, एक फिक्र है, नजरिया है इमरान खान का, वो सोसाइटी में प्रिवेल कर गया है। वो सोसाइटी के हर तबके में जो है ना वो पहुंच गया है। किसानों तक जो है ना लोग बात करते हैं अब, जो इस सियासत वगैरह में दिलचस्पी भी नहीं लेते थे। इदारों के अंदर भी एक पोलराइजेशन शुरू हो गई है। अच्छा। वो आर्म फोर्सेस हों, वो जुडिशरी हो, पॉलिटिक्स में तो होती ज़ाहिर डिवीजन है और पोलराइजेशन होती है, ग्रुप्स होते हैं, पार्टीज अलग अलग होती हैं। आम आवाम में भी बहुत छोटा छोटा तबका जो मतलब मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, उसको इन चीज़ों से गर्ज नहीं होती थी, वो भी ये चीज़ें वहाँ तक भी आ गई हैं। मतलब एक तो ये है कि वो जो पोलराइजेशन है उसके नतीजे में जैसे कुछ जजेस के बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल क्लियर कट उनकी सपोर्ट करते हैं। हाँ। माजी की कुछ मिसालें मौजूद हैं। माजी की मिसालों को बहरहाल यहाँ मुंतबिक नहीं किया जा सकता कि अगर उस वक्त गलत था तो अभी भी गलत को गलत तरीके से रोकना कोई जायज़ नहीं है, या उसको मिसाल नहीं बनाया जा सकता कि हाजिर इस वक्त अहद हाजिर में जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें। तो जजेस भी सवालात उठा रहे हैं। तो जजेस अब देखें ना, मैं वही उधर ही आ जाते हैं कि वही जजेस सवालात उठा रहे हैं जिन पे पहले सवालात उठ रहे हैं।
वो पहले इस तरह के फैसले बहरहाल दे चुके हैं कि उनकी इंटेंशन जाहिर हुई है। माजी में बहुत सारे जजेस में हुई है, लेकिन माजी में तो वो ये कहते थे कि हमें फैसले ही नहीं करने दिए जाते। वो बातें कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ पीटीआई के हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि इस दौरान उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर है, मुल्क की एजेंसीज की तरफ से प्रेशर है, किसी का नाम नहीं लिया, चीफ जस्टिस को खतूत लिखे। वो जजेस के जो फैसले हैं बहरहाल वो पीटीआई के हक में आए हैं, आते रहे, वो ठीक हैं या गलत हैं ये नहीं हमारा काम नहीं है, ये तो कोई अदालत ही फैसला कर सकती है ना। तो लेकिन हुआ ये कि या इत्तेफाक से, हुस्ने इत्तेफाक से कि उनके पास पीटीआई के जितने जितने केसेस आए हैं, जब पीटीआई थी तब भी और जब पीटीआई चली गई पीडीएम आ गई तब भी, और मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है वो भी, इस दौरान इत्तेफाक से जो भी उनके पास पीटीआई के केसेस आए वो उन्होंने पीटीआई को रिलीफ दिया। वो मेरिट पे दिया है या नहीं दिया ये हमारा काम नहीं है फैसला करना, इत्तेफाक से ये हुआ। ये चीज जो है ना वो बर्दाश्त नहीं है या नहीं की गई, और इसको फेस करने के लिए कि भी हम इतने बड़े केसेस बना रहे हैं, 9 मई भी हुआ है, जाहिर है वो बहुत बड़ा एक सानिया है, वो नहीं होना चाहिए था, उसका फैसला बहरहाल होना बाकी है कि उसमें कौन मुलविस थे, किसकी हिदायत पे है। वो कुछ अपनी डिमांड रखते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं या इमरान खान कहते हैं कि फुटेजेस दें, सबूत दें, वो बहरहाल उनकी तकरीर और ये चीजें निकाल के तो वो करते हैं। इस वजह से तो ये समझ आ रही है कि ये जो आईनी अदालत है ये इसलिए बनाई जा रही है कि वहां से फैसले जो भी आने हैं वो इस मौजूदा दौर की बात कर लें तो वो मेरिट पे आएंगे, ये कह सकते हैं हम। अच्छा। हक में कह सकते हैं। पहले जो फैसले आते रहे, ज़ाहिर जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त बहरहाल जजेस के हीरो हैं, अदलिया के हीरो समझे जाते हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं कि एक ही आइन की शिक है, वो परवेज इलाही के इंतखाब के लिए और है और हमजा शहबाज के वक्त के लिए उसकी इंटरप्रिटेशन और है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला की एक कह लें जो वो होती है ना एक दलील, वो अलग मौजूद थी, लेकिन उन्होंने अपनी हिसाब से यूं इस तरह के फैसले तो वो खुद भी देते रहे कि कंट्रोवर्शियल हैं। जो हम इसका गलत और सही का नहीं फैसला कर रहे, ये अवाम खुद कर ले, नाजरीन खुद कर सकते हैं ये, लेकिन जो अभी हीरो समझे जा रहे हैं, मैं उनकी एक मिसाल दे रहा हूँ। एक बात सही सब ब्रेक का वक्त हुआ है, मजीद सवालात मैं करूंगी लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। सर साहब, नवाज शरीफ साहब ने भी इस तरमीम में वोट दिया है, किस चीज़ की अलामत आप समझते हैं ये है, और वो भी क्या इस तरमीम के हक में है? यकीनन जो वो दूसरे या तीसरा इजलास है जो उन्होंने जिसमें शिरकत फरमाई है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस आइनी पैकेज का ना सिर्फ हिस्सा हैं बल्कि उनकी जो पोजीशन है वो उनसे मशावरत के बाद ये हुआ है, या वो बहरहाल इसके हक में थे ही तो वो गए हैं। और यहाँ तो एक एक वोट बड़ा कीमती था और उन्होंने उस हिसाब से बड़ी तगोदो की है, मेहनत की है। तो नवाज शरीफ यहाँ मौजूद होते हुए कैसे हो सकता है कि वो ना जाएं, जबकि बाकी पार्टीज को, पार्टी के बाकी तमाम लोगों को, जितने भी मेंबरान हैं उनको ये था कि वो मुल्क नहीं छोड़ेंगे, वो इस्लामाबाद रहेंगे, ये वो तो वो भी जाएंगे, जाना ही था उन्होंने। तो वो अब ये नहीं कह सकते कि अब जो भी तरामीम हुई हैं वो चाहे ताहियात इस्तिस्ना उसमें शामिल हो सदर का, चाहे इसमें आइन की जो आइनी अदालत है, इसी तरह चाहे जो है ना जी आर्टिकल 243 में जो भी इस वक्त की चीजें आ रही हैं सामने अभी तक, या अब इसकी डिटेल आएगी जितनी हमने माहिरीन से मालूम की है जी, तो उसके जो कोई फवायद हैं या नुकसानात हैं ये अब उसका हिस्सा हैं। ये नहीं कह सकते कि जब इमरान खान ने इनको बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी तो मरियम नवाज ने ये कहा था कि हम इस गुनाह में शरीक नहीं थे, मतलब ये है, ठीक है ना जी। तो अब ये इस तरह की कोई चीज अगर होती है जो पता नहीं, अभी तो स्पेकुलेशन की बुनियाद पे चीजें हो रही हैं, बातें हो रही हैं,
कि आगे जाके सिस्टम कुछ और हो जाएगा, कोई मजबूत हो जाएगा, कोई कमज़ोर हो जाएगा, कोई एक हिस्सा जो है वो आगे निकल जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा। तो कुछ भी हुआ तो ये अब नहीं कह सकेंगे कि हम इसका हिस्सा नहीं थे। तो ये अलामत है उनकी शिरकत की। पाकिस्तान में साहब अब दहशतगर्दी के हमले जो हैं वो उसमें तेज़ी आना शुरू हो गई है। इंडिया और अफगानिस्तान का जो ये गठजोड़ है चाहता क्या है? वो उनको अपने टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं, इसलिए अब वो आम शहरी जो हैं उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखें वो कोई टारगेटेड ऑपरेशन चूंकि करते थे और माजी में हुए भी हैं कुछ, जैसे इन्होंने भी किए, उनकी फोर्सेस को, उनकी कुव्वत को, जो दहशतगर्द हैं उनको, उनके अड्डों को निशाना बनाया, लेकिन आम अवाम को नहीं बनाया। उधर से शिकायत जरूर आती है फिर जब अभी तो कोई जंग नहीं हुई ना, कोई जंगी माहौल नहीं है और कोई दोनों ममालिक ने जंग नहीं छेड़ी। ये सरहदी इलाकों पे झड़पें हैं और उनके वहां पे जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं जो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करते हैं उनको निशाना बनाया। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि आम आवाम जो है वो फिर अब मतलब उसका भी नुकसान होगा। ये ऐसी जंग नहीं है जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के साथ हुई थी। तो उसमें भी देखें दोनों तरफ जो जो जहां जहां की कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह हैं और दीगर जो हैं वहां पर ही हमले हुए हैं, या फिर उन्होंने भी चाहे वो 5 पहले जो अटैक्स किए थे बहावलपुर समेत और लेकिन अब जो दहशतगर्दी के अटैक्स पाकिस्तान की तरफ किए जा रहे हैं साहब, वो आप देखें ना, कल जो वाना में हुआ है, इस्लामाबाद में हुआ है, वो तो आम शहरियों के इलाके हैं। फिर अब ये कि जब टारगेट अचीव ना हो सके ना तो फिर चूंकि वो एक खास जज्बे के साथ निकलते हैं, उनकी एक खास अप्रोच होती है, एक नजरिया होता है, उस ट्रेनिंग के तहत फिर उनके यहाँ वापसी तो है नहीं, वापसी भी मरना है। तो वो वहीं पे जो भी निशाने पे आ जाए, जो भी जितना भी इसमें कुछ आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की भी अचीवमेंट है। अचीवमेंट ये है कि पाकिस्तान ने इनको इनके टारगेट तक पहुंचने नहीं दिया, नवाना कैडेट कॉलेज में घुसने दिया है, और अगर वो घुसे भी हैं तो वहां के तमाम असातिज़ा और तलबा को रेस्क्यू भी कर लिया था, कोई एक भी नुकसान नहीं हुआ। वरना अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाता तो वो एपीएस की तरह का बहुत बड़ा नुकसान सामने आना था। मगर ये कि उन पाकिस्तान को मोहतात होने की जरूरत है। लेकिन तशवीश की तो बात है ना, एक हाई अलर्ट एरिया है इस्लामाबाद का, अगर इस्लामाबाद में भी वो आ गए तो वो वहां पे नहीं जा सके। जैसे कचहरी उन्होंने घुसना था जनाब, हमलावरों ने, हमलावर ही था ये। तो इसमें एक मसला ये कि एक है हमला, कोई आप निशाना बनाते हैं, लड़ते हैं, कोई फायरिंग करते हैं, कोई और चीज करते हैं जी। जो खुदकुश हमलावर होता है उसका पता नहीं चलता, उसको रोकना भी बड़ा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई होने के बाद भी जी। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि वो जो है ना वहां तक नहीं पहुंचा। अगर अवाम के ऐसे हजूम में पहुंच जाता तो अल्लाह रहम करे कैजुअलिटीज और हो सकती थी। ये जितना हुआ ये भी तशवीशनाक है कि हम ज़ाहिर 21वीं सदी में हैं और हम ये दावा भी करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो बड़ी मजबूत है, हमारी इंटेलिजेंस के तो दुनिया भर में जो है ना वो डंका है, और बातें होती हैं कि जी नंबर 1 पे हैं। तो उसमें फिर ये फेलियर तो है। अब ये कि जो कुछ हो गया है सो हो गया। मसला ये है कि आगे की रोकथाम करनी चाहिए, चूंकि इस वक्त जो जितनी भी एक टेंशन हुई है, जितना पाकिस्तान ने भी उनका नुकसान किया है, उनके अड्डों को निशाना बनाया है। पिछली जो 5-6 दिन जंग रही है अफगानिस्तान के साथ, इस दौरान उन्होंने इसका रिएक्शन देना है, और उसकी 1-2 मिसालें तो ये हैं। इससे आगे भी वो देने की कोशिश करेंगे, और वहां से चूंकि मुख्तलिफ किस्म की चीजें वो कर रहे हैं, वहां कोई हुकूमत तो है नहीं, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग सूबे हैं कि हम भी भरपूर जवाब देंगे। वहाँ तरानों में तराने ऐसे गाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। वो जैसे जंग का माहौल है। वो एक बड़ा अजीबोगरीब उसकी शायरी है कि वो लाहौर और इस्लामाबाद पे वही जो है ना बंदरगाहों पे हमला कर देंगे। उसी तरह की वो चीजें उनके ऑफिशियल्स उसमें मुलविस हैं।
लेकिन वो वहां पे चूंकि मैं उस सिस्टम को जानता हूं, वो उनके कंट्रोल में भी की चीजें नहीं है। अलग अलग ग्रुप्स हैं वहां पे, शुरू से इसी तरह का निजाम चला रहा, कबायली सा वार लॉर्ड्स जिस तरह होते हैं। तो उनके वहां पे जिस तरह से अपने ताजरों को कह रही है कि पाकिस्तान के साथ तजारत जो है उसको खत्म कर दें, हुक्म दे दिया उन्होंने, तो अब क्या ताजर इस तिजारत को खत्म कर देंगे? क्या उनके पास इतने वसाइल हैं? देखें, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये दोनों ममालिक के हक में नहीं है। इससे पहले जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ एक टेंशन है दोनों ममालिक की, तो उसमें भी दोनों अवाम को जो है ना नुकसान हो रहा है। दोनों अवाम अगर आपस में तिजारत करें, मैं इंडिया और पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूं कि उससे तो बहुत ज्यादा, ये तो ब्रदर इस्लामी मुल्क भी कहलाता है ना, और मुसलमान तो है ना जी, वो भी और इधर भी, तो वहां तो नहीं है। तो उनके साथ भी, अपने हमसायों के साथ आप तिजारत करके फायदा ले सकते हैं। इवन टेंशन भी हो तो ये तो है, मतलब आला सफारतकारी का क्या लें, कोई सबूत हो सकता है दो तरफा। लेकिन अगर उधर से कोई मुसलसल इस तरह के फैसले लिए जाएंगे, ऐलानात किए जाएंगे, अभी तक ये जो फैसला है ये मुल्ला बरादर का फैसला है, मुल्ला अब्दुल गनी ने किया, ये नायब वजीर तिजारत हैं। इसको जब तालिबान हुकूमत ऑन करती है या वो कोई इसको कहती है ना कि जी ऐसा ही है, हमने ये फैसला किया, मैं वही तो कह रहा हूं कि वहां अलग अलग हर जो नुमाइंदा है ना, वो एक अलग एक ग्रुप का नुमाइंदा भी है, वो एक मलगूबा है मुख्तलिफ ग्रुपों का। तो इसको मैं तो नहीं समझता कि इसको कोई संजीदा भी लिया जाए। अलबत्ता जो पहले ही पाकिस्तान ने सरहदें बंद की हुई हैं, और वहां पर मैं तो खुद तुर्खम से वापस आया था अफगानिस्तान से, तो मैंने वहां देखा, उससे पहले कुछ वो रुके हुए थे ट्राले, तो वो किलोमीटर्स के हिसाब से मुख्तलिफ अजनास लेके ट्राले हमारी तरफ, इधर पाकिस्तान की तरफ जो है ना, वो 3-4 किलोमीटर तक उनकी लाइन लगी हुई थी और वो इंतजार में थे। तो ये बजाय इसके कि मतलब दोनों अवाम को आप महंगाई और इस तरह के मुख्तलिफ दीगर रस्तों से और महंगाई की शक्ल में फिर वो जो है अवाम को भुगतना पड़ेगा और आपको को रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे ना, जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी आप मुतबादल कोई जो है ना वो तिजारत के जराए जो है वो तलाश करें पाकिस्तान के साथ, आप 3 महीनों के अंदर अंदर इसको इंतबा समझ लें। अच्छा। और अगर ये भी है कि अगर इस तिजारत के दौरान कोई किसी भी तरह का कोई मसला आता है तो हम मदद नहीं करेंगे। मतलब ये तालिबान की तरफ से मैं नहीं कह सकता, मैं तो फिर भी कहता हूं कि ये एक फर्द की तरफ से है। मुझे जो सिस्टम का अंदाजा है उसमें वो मुल्ला बरादरान की और पोजीशन है, बिल्कुल अवाम तो नहीं चाहिए, तालिबान के और ग्रुप्स की और पोजीशन है। बहरहाल जो भी वहां तालिबान रजीम है इस वक्त, उनकी तरफ से खास तौर पे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से जब कोई चीज आएगी तो उस वहां के वजीर इत्तलात कह लें, हाँ। तो फिर समझा जाएगा कि ये है तालिबान रजीम की तरफ से फैसला। तो उस वक्त तक नहीं इस पे कोई, मेरा ख्याल है कि हमें नहीं रिएक्शन देना चाहिए, बल्कि ये दोनों अवाम के हक में है कि ये तिजारत इस टेंशन के दौरान भी ये चलती रहनी चाहिए। वो एक अलग चीज है, वो आइडेंटिटी अलग है, उसको आप इस तरह से ना करें कि ये जो एक इख्तलाफ है या नजरियाती इख्तलाफ भी है, इसको वो भी कहना चाहिए। बाज़ औक़ात इसको खैर बढ़ा चढ़ा के भी बयान किया जाता है, तो इसको हल करने की कोशिश की जाए, उसके लिए जो भी रास्ता इख्तियार करें। इसमें हमारे से ज्यादा अफगानिस्तान की अवाम का नुकसान है, वो पहले ही बहुत नुकसान बर्दाश्त कर चुकी है, बमबारी उन पे हो चुकी है। दहशतगर्दी तो पाकिस्तान के लिए भी नासूर बन गई है ना। अब इसके लिए पेशावर में आज तमाम सियासी जमातों ने बतौर मतलब साथ PTI ने भी अमन जिरगा उन्होंने वहाँ पर क़याम किया, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ आइन साजी की जा रही थी। तो अब ये जो तमाम सियासी जमातें हैं दहशतगर्दी के लिए एक इकट्ठी हो सकती हैं? देखें, वो इकट्ठे हैं, उन अच्छी कोशिश की है सोहेल अफरीदी ने और PTI ने कि वहां सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन तमाम से वो मिले हैं, जाके उनको इस बात पे कहा है कि सियासत अपनी अपनी। आज भी सोहेल अफरीदी ने अपनी गुफ्तगू में भी यही कहा है, और उनसे पहले उनको मिल के भी कि अमन जो है ना वो तो हम सबका मुश्तरका काज है। सियासत अलग हो सकती है, लेकिन अमन और दहशतगर्दी ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये हमारे लिए दहशतगर्दी को रोकना और अमन कायम करना। अलबत्ता ये उन्होंने एक बात वहां पर जरा जोर से कही है
कि ड्राइंग रूम में फैसले ना किए जाएं। जिस तरह हम ये सबको स्टेक होल्डर्स को हमने बुला के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इजलास किया है और अमन के रास्ते तलाश कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये उन्होंने बहरहाल पॉलिसी साजों को ये कहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स को बाहर आके मिल के कायल करके जो है ना कोई भी लाहे अमल इख्तियार किया जाए, रास्ता निकाला जाए, कोई ना कि ड्राइंग रूम में बैठ के जो है ना वो फैसले किए जाएं और इम्पोज कर दिए जाएं। बाकी तो उन्होंने दहशतगर्दी की मजम्मत की है, ये भी मतलब अच्छी बात है, जिम्मेदारी का सबूत उन्होंने दिया है। बातें बहुत सारी हो रही हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उन्होंने ये अच्छी बात की है। मुज़ाकरात के वाले से उन्होंने फिर भी बात की है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने तो इनकार कर दिया मुज़ाकरात से। हाँ, वो दूसरे मुज़ाकरात की बात है, ये अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और ये जो है ना वो उस पे जोर दे रहे हैं इस अमन जिरगा में कि उनके साथ मुज़ाकरात का कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। जंग जो है वो आखिरी ऑप्शन के तौर पे होती है जी। तो ये दुरुस्त बात है, बिल्कुल ठीक कहा है, इसी तरह ये होना चाहिए। ये जंगें इंडिया पाकिस्तान वाली नहीं है, ये यूक्रेन रूस वाली जंग नहीं है, तक इसराइल ईरान वाला हिसाब भी नहीं है। ये मुसलमान है आपस में, दोनों तरफ मुसलमान हैं, दोनों की आवाम जो है वो मजीद जो है ना वो पिसेगी। तो इससे बचने के लिए, बचाने के लिए जितना भी कुछ किया जा सकता है वो करना चाहिए। तो सही साहब, जो महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर रहे हैं, अब अगर वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो फिर कैसे अमन कायम होगा? फिर दूसरी तरफ एहतजाज करेंगे? हाँ ठीक है, वो अभी उनका चूंकि उनको सिर्फ इख्तियार है इमरान खान साहब की तरफ से, या अल्लामा राजा नासिर अब्बास कर सकते हैं मुज़ाकरात जो करने हैं। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात की दावत दी है और वो भी एक खास तनाज़र में दी है कि उन्होंने बाइकआउट किया है ये जो इस अभी जो 27वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त। तो ये इसके बाद उनकी स्टेटमेंट आई है कि जब हम मुज़ाकरात करते हैं, यानी इस पे वो मंजूर भी हो गई है, तो वो क्या मुज़ाकरात, इस पे क्यों मुज़ाकरात करें? भाई मुज़ाकरात कर रहे थे तो पहले कर लेते, उनसे कोई बात कर लेते, जैसे अमन जिरगा की बात हो रही है ना, स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है। तो ये तो बड़ी उजलत में पेश की गई है तरामीम जी, और उजलत में शायद कोई बहुत उसमें मिसिंग भी हैं, कई चीजें मिस भी हो गई हैं। दोबारा उनको दोबारा टेकअप करने की कोशिश की जाएगी कि कौन सरबराह होगा अदलिया का, आईनी अदालत का भी सरबराह होना है अलग, सुप्रीम कोर्ट का भी, तो सुपर कौन होगा, सुपीरियर कौन होगा, इनमें सुप्रीम कौन होगा, इसका फैसला होना बाकी है शायद, या कोई और चीज मिस हो गई है तो वो दोबारा उसको फिर शायद ये इसको सेनेट में मूव करेंगे, फिर उसके बाद कौमी असम्बली दोबारा शायद लाएंगे। इस तरह की भी कोई खबर चल रही है। अच्छा, तो चूंकि देखें ये उजलत में हुआ तो है, अगर ये देखें मेरी बात सुने, ये जो आईनी तरमीम होती है ना, ये इसमें टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं इस पे गौर खोज करने के बाद जो है ना चीजें फाइनल करके सामने लाई जाती हैं। यहाँ तो ये एक हफ्ता पहले बिलावल का ट्वीट आया तो पता चला कि ये चीजें हैं और इस पे तरमीम होनी है, तो उसके बाद जाके माहौल बना है और 5-7 दिन के अंदर अंदर इसको मंजूर करके वो दे मारा है। 18वीं तरमीम जब मंजूर हुई थी तो मैं आपको बताऊं कि साल से जायद की तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि उस पे गुफ्तगू होती रही, डिस्कस होती रही है मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से, पार्लियामेंटेरियन से और पार्लिमानी पार्टी से, हत्ता कि जो पार्लियामेंट में नहीं भी थे उनसे भी। तो ये एक माहौल बना के ज़हन साजी करके फिर तरमीम लाई जाती है। ये अब यहाँ पे फिर सवाल तो उठते हैं कि ये कहाँ काम हो रहा था, इसका खालिक कौन है, इसका राइटर कौन है, और अगर हफ्ते के अंदर अंदर ये हो गई है आईनी तरमीम तो फिर ये पहली आईनी तरमीम होगी जो इतने कम वक्त में डराया भी जा रहा है। बस डराया तो देखें कोई नहीं, इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक वक्त तरमीम आती भी हैं फिर वो वापस भी हो जाती हैं। 28वीं भी आ जाएगी, ये ले आएंगे, नहीं तो कोई और आके ले आएगा इसको तब्दील करने के लिए, इससे आगे अब 28वीं की तैयारी करें तो आगे 29वीं भी आ जाएगी। तो इससे कोई नहीं, डर खौफ तो नहीं है। और डर खौफ का एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरीके से कोई डंडे के जोर पे तो चीजें नहीं चलती, सारों को लेके चलना चाहिए साथ। और जो इससे जिन्होंने बाइकआउट किया तो उनके साथ भी बात करनी चाहिए, उनके सामने रखें अब मुसवदा,
अब आपने पास करा लिए तो कम से कम उनको कायल करें, और कोई अगर इसमें किसी बात पे वो अमेंडमेंट चाहते हैं, मजीद इसी में से को हज़फ करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो उसको करना चाहिए। पहले मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर मुज़ाकरात नहीं कर रही पीटीआई तो फिर एहतजाज की तरफ जाएगी। अगर एहतजाज करेगी तो उसके लिए तो पंजाब हुकूमत ने एंटी राइट एक्ट में नई तरमीम कर दी है, जिसके अंदर आप समझें कि इज्तिमा अगर वो करेंगे, हमला करेंगे तो उनको कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है, जुर्माना किया जा सकता है। तो एक तो ये तरमीम क्या है, और अब पीटीआई अगर एहतजाज करती है तो उनको ये जुर्माना और ये कैद की नई सज़ा सुनाने का जो फैसला किया गया है वो दुरुस्त है? देखें, ये को पीटीआई के लिए तो नहीं किया गया, अलबत्ता ये एक डिक्टेटरशिप का जैसे माहौल होता है, ये जमहूरी मुल्क के अंदर तो ऐसा नहीं होता कि कोई आईनी हक इस्तेमाल करेगा, कोई एहतजाज का हक जो है उसका, बोलने का जो हक है, कम से कम मेरे जैसा आदमी तो इसकी हमायत नहीं कर सकता कि आप उसको मजीद सख्त कर दें और कोई बिल्कुल जो कोई सांस लेना भी जाना वो दुश्वार हो जाए। तो इतनी सख्ती करने काहे के लिए की जा रही है? यानी ये कोई मुस्तकिल कोई आपके किसी को भी मैं कह रहा हूँ, मुल्क को, चाहे पंजाब हो, चाहे केपी हो, चाहे वफाक हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, कि ये किसी के इक्तदार को कोई दवाम नहीं होता। तो वो किया जाए जो कल को फिर आप उसको कर सकें कि हाँ ये हमने ठीक किया था। जब आप अपोजिशन में हो तो मुझे ये बताएं कि जो भी इस वक्त हुकूमत में और कल को जो अपोजिशन में भी जाना है तो वो कैसे एहतजाज करेंगे? क्या एहतजाज के ऊपर ही 7 साल सजा हो जाएगी? और अगर कोई थोड़ी सी बात तकरीर कर लेगा तो उसको 1 साल कैद भी हो जाएगी। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये हुई है तरमीम एंटी राइट एक्ट में, लेकिन कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। और इसमें अगर पुलिस के ऊपर हमला किया जाएगा तो 7 लाख रुपया जुर्माना, 7 साल कैद, ये ठीक है। मतलब वो कार्य सरकार में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है, लेकिन कार्य सरकार जो है वो जो लोगों की मतलब चादर चार दीवारी को भी पामाल करती है और लोगों की इज्जतें भी महफूज नहीं रहती, तो उनके लिए क्या सजा है? फिर सवाल ये पैदा होता है जी। तो वो उनके लिए भी कोई है सजा इसमें रखी? इसी सवाल के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।